वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो इन्वायरमेंट के लिए आरओ में जितने क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं उसके लिए मैं वीडियो ले आया हूं। आरओ में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या एक पापा वीडियो ही ला दूं या इसको 2 से 3 पार्ट में ख़त्म कर दूं? ठीक है, मतलब कंप्लीट आपको इसमें 450 से 500 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इनमें से आपको कम से कम, अगर आपने इतने वीडियो को अच्छे से कर लिया, कम से कम आपके इन्वायरमेंट के 8 से 10 सवाल आराम से इससे सही हो जाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड और ऐड करूँगा। 1-2 क्वेश्चन आपको वो करंट से मिलते हैं, वो आपको मैं करंट करा चुका हूँ। वो इन्वायरमेंट के, जैसे करंट में जो भी न्यूज़ में चल रहा होगा इन्वायरमेंट का, इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, वो इनमें कवर हो ही जाएगा, नहीं तो जो लेटेस्ट है वो वहाँ से हो जाएगा। कहने का मतलब इतने से आपको 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको करिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ठीक है, पफ बॉल्स, शैवाल, लाइकेन या मॉसेस? तो दोस्तों, वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। क्यों होता है ये समझिए। क्योंकि लाइकेन जो होता है, ये जहाँ उगता है, ये रूट्स तो, जड़ें तो उसमें होती नहीं है, ये ऐसे उगता है बिना जड़ों के, और ये सारा न्यूट्रिशन जो होता है वो हवा, मतलब एटमॉस्फेयर से ही लेता है। अब एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिशंस तो लेता है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन आ जाता है तो ये लाइकेन के पौधे जो होते हैं सब खराब होने लगते हैं ना। तो इसलिए इससे पता चल जाता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, मतलब वायु प्रदूषित है या नहीं। तो लाइकेन याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों, अनवीकृत का मतलब होता है जैसे आपने एक बार उसको जला दिया तो वापस नहीं आएगा, है ना। जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब अनवीकृत ऊर्जा होती है। अब सौर ऊर्जा ये तो नवीकृत है, बार बार मिलेगी, वायु बार बार मिलेगी, बायोगैस बार बार मिलेगी। तो अनवीकृत पेट्रोल हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान। शस्य का मतलब यही कृषि की बात कर रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री, इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री या शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में है, ये सही है बिल्कुल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बिल्कुल भोपाल में है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये बांदा में नहीं है, ये झांसी में है। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये झांसी में आपकी। ठीक है, तो ये झांसी हो जाएगा, ये बांदा नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, यहाँ झांसी होगा। टाटा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, ये नई दिल्ली सही है। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसार स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों, ठीक है, कौन सा रामसार स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सुर सरोवर, शमशापुर, सरसई नवार झील, ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। सुरिंगसुर मानसर झील दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। 5 में दोस्तों मैचिंग करने को कह रहा है जैव मंडल और उसकी अवस्थिति। कौन सा जैव मंडल कहाँ है ये मैच करना है, कोई दिक्कत नहीं, मैच कर देते हैं। सिमलीपाल दोस्तों बहुत फेमस है, आपको पता होगा, ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पे है दोस्तों? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। ठीक है, पंचमढ़ी दोस्तों, पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल है, ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नंदा देवी आप सबको पता होगा, उत्तराखंड में है। और वही नौकरेक मेघालय में है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 4, 3, 1, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नोबी और कांतो, नोबिता, ये वही वाला नोबिता है। नोबिता मतलब नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है दोस्तों? तो नोबी और कांतो ये मैदान दोस्तों जापान में है। कहाँ पे है? जापान में। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 7 देखते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश किसका प्रदूषण है भैया? तेल शोधन से, उर्वरक शोधन से, या ताप विद्युत संयंत्र से, या खनन से? कहाँ से होता है दोस्तों ये फ्लाई ऐश? तो दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट, मतलब ताप विद्युत संयंत्र है ना, जहाँ से बिजली कोयले से बनाई जाती है ना, तो वहाँ से ये बहुत उड़ उड़ के पास के खेतों में, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है ना। तो ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है मछलियों के मरने का, फसल खराब होने का। तो ये फ्लाई ऐश। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है दोस्तों? कार्बन क्रेडिट समझ लो पहले। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कार्बन भगाओ और डॉलर कमाओ। कहने का मतलब है
एक कार्बन क्रेडिट 30 से $50 रुपए आपको कमवाता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से डिसाइड हुआ था। जो देश कार्बन क्रेडिट जिस देश को चाहिए उसको क्या करना है, अपने जो इन्वायरमेंट होता है उसमें कार्बन का उत्सर्जन जितना कम करेगा, तो एक कार्बन क्रेडिट कम करा तो उसको मिला $30 से $50। ऐसे ही 1 हेक्टेयर में जो धान लगता है तो वहाँ से कहते हैं शायद 8 से 10 कार्बन क्रेडिट कमाया जा सकता है। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब है, इन शॉर्ट ये समझो, कार्बन उत्सर्जन कम करो। और क्रेडिट कार्ड तो आपको कभी मिला होगा। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि आपको पैसा बैंक दे देगा, बाद में आपको चुकाना है। यही कार्बन क्रेडिट है कि अगर आप कार्बन कम उत्सर्जन करेंगे उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आया। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क किससे संबंधित है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों इको मार्क आपको पता होगा, पर्यावरण के लिए जब कहते हैं ये सुरक्षित है ना, इको फ्रेंडली पटाखे जो चल रहे थे आजकल है ना, तो पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित होता है। चलिए, क्वेश्चन 12 देखते हैं। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? कौन सा दोस्तों? विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार। तो दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? विजय सागर पक्षी विहार दोस्तों ये पड़ेगा आपका, एक सेकंड, महोबा। हाँ जी हाँ, विजय सागर महोबा में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा दोस्तों? महोबा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, कौन सा? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान किस मतलब कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों जोरहट में है। कहाँ पे है? जोरहट में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको जोरहट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम मतलब वही क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ठीक है, तो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना ये दोस्तों कब हुई थी? मगरमच्छ प्रजनन परियोजना ये आई थी 1976 में। कब आई थी? 1976 में। हाथी परियोजना दोस्तों, हाथी परियोजना 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर जरूर याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट, 1973 में। और वन महोत्सव आया था 1950 में। कब आया था? 1950 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो, सबसे पहले क्या आया? 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये टाइम जरूर नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 पे। क्वेश्चन 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? हिंदी में ज़्यादा, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर लगता है, हॉटस्पॉट। तो निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो दोस्तों देखो, भारत का हॉटस्पॉट जो है वो है इंडो म्यांमार लैंडस्केप। कौन है? इंडो म्यांमार लैंडस्केप, ये भारत का क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, लक्षद्वीप, सुंदरवन, पंचमढ़ी ये सब नहीं है। इंडो म्यांमार है, सुंडा लैंड है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, ये सब याद रखिएगा इसको। चलिए 14 देखते हैं। 14 में हमको क्या करना है दोस्तों? मैचिंग करनी है, मैनग्रोव स्थल और राज्य। ठीक है, मैचिंग करनी है। तो करिंग मैनग्रोव स्थल, कौन सी? करिंग मैनग्रोव स्थल, ये कहाँ पे पड़ेगी दोस्तों? करिंगा मैनग्रोव स्थल, तो ये पड़ती है दोस्तों आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ेगी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर आती है दोस्तों आपकी वेम्बनाड। कौन सी? वेम्बनाड, तो ये केरल में, आपने सुना होगा, वेम्बनाड केरल में हो गया। पुलिकट दोस्तों ये तमिलनाडु में पड़ती है। और विक्रोली महाराष्ट्र, विक्रोली महाराष्ट्र। तो इस हिसाब से 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से बता देता हूँ। करिंग का आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड का केरल, पुलिकट तमिलनाडु, विक्रोली महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनाडा के प्रेयरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है? ठीक है, जो कनाडा में पेरीज ग्रासलैंड पाई जाती हैं, कौन उसका हिस्सा नहीं है दोस्तों? अल्बर्टा, सस्कचेवान, मोन्टियाबो ये सब है। ओंटारियो नहीं है दोस्तों। ठीक है, ओंटारियो ये पेरीज प्रांतों का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। चलो 16 देख लेते हैं। तो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस और दिनांक। ठीक है, वन्य जीव मतलब वन्य जीव दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस पता होगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, कौन सा? जैव विविधता दिवस, ये हम लोग कब मनाते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे दोस्तों, तो ये हम लोग मनाते हैं आपका कौन से दिन? ये हम मनाते हैं, बिल्कुल सही है, एक सेकेंड, 22 मई को ही, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत का संरक्षण दिवस दोस्तों, ये हम लोग
16 अगस्त को नहीं मनाते, ये हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ठीक है। कहाँ है? झांसी में। 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है दोस्तों? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। याद रखिएगा, चंदौली महाराष्ट्र में है। चलिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष में स्थापित किया गया था दोस्तों? जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर 1988। कब स्थापित किया गया? 1988, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इंग्लिश में कहते हैं इसको। चलो 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है कह रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। किशनपुर, कैमूर, कतरनिया घाट या कालासेर, ठीक है। चलिए बताइए। तो दोस्तों देखिए, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका हरियाणा में है। ये कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में है, ठीक है। ये हरियाणा में है। बाकी किशनपुर, कैमूर, कतरनिया घाट ये सारे वन्य जीव अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। कालासेर हरियाणा में है। चलिए क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। 21 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट में फैला हुआ है? तो दोस्तों नीलगिरी जो है ये 3 स्टेट में है। कौन कौन से? कर्नाटक में भी आ जाएगा, केरल में भी आ जाएगा, तमिलनाडु में आ जाएगा, है ना। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसको दोस्तों 1986 में पारित किया गया था। कब करा गया था? 1986 में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद जरूर रखिएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब करा? 1986 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस रिजर्व का हिस्सा है दोस्तों? कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। यूपी में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व दोस्तों किस प्रदेश का हिस्सा है? तो ये काफ़ी यूपी इन्वायरमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोस्तों जिम कॉर्बेट जो होता है ना, तो कॉर्बेट का, किसका? कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका हिस्सा बन जाता है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और ऐसे कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। और उत्तराखंड था तो पहले यूपी का ही पार्ट। चलिए, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना तो ये हुई थी दोस्तों आपकी 1984 में। 1984 डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ऐसे ही याद कर लोगे, सेम एग्जाम में 8-10 मिल जाएंगे, मज़ा आ जाएगी ना। एंड टाइम बचा है, ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है। अब एग्जाम में 20 से 25 दिन अच्छे से रिवाइज करो, 2 से 3-4 बार दे के इसको पी जाओ एकदम, है ना। चबा के घोल के एकदम पी जाओ आराम से। 10 से 12 क्वेश्चन इसमें तो मिल ही जाएंगे। प्लस आ रहा है भैया यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, सोने पे सुहागा, उसका भी रिवीजन 1 नंबर, समझ गए। चलो क्वेश्चन 25 देखते हैं। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है दोस्तों, ठीक है। मतलब मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है, मतलब इसको अगर इंग्लिश में कहें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। मतलब जलवायु, स्थल स्वरूप, पैतृक पदार्थ या समय। तो दोस्तों देखो, मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक क्लाइमेट नहीं है ना, क्लाइमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो निष्क्रिय कारक जलवायु नहीं होगा। 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होगे दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो होती है दोस्तों ऑक्सीजन। कौन सी होती है? ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है। तो जैविक आवर्धन दोस्तों पहले समझ लो, जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है। अब पानी में कोई पॉल्यूटेंट चला गया, तो अभी ये पॉल्यूटेंट था 10 ppm का। अब जैसे ही पानी में गया, अभी तो उतना ही है। अब उस पॉल्यूटेंट को मछली ने खाया तो उसका लेवल बढ़ा। अब उस मछली को बड़ी मछली ने खाया, उसको पॉल्यूटेंट का लेवल और बढ़ा। उस बड़ी मछली को जो खाता जाएगा, ऐसे पॉल्यूटेंट लेवल बढ़ता जाता है ना। तो इसी को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब ये बढ़ता क्यों है? खाद्य श्रृंखला में कीटनाशक के कारण, उर्वरक के कारण, फ्लोरोकार्बन के कारण या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण।
तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो जैविक आवर्धन बढ़ता है ये कीटनाशकों के कारण बढ़ जाता है। अब जैसे आपने अपनी ज़मीन है, ठीक है, वहाँ खेती करी, उसमें कीटनाशक मिलाया, अब पानी बहा, पानी बहते हुए नदियों में गया, अब उन नदियों से मछली में गया, तो ये जाके दिक्कत कर जाता है, ठीक है, तो कीटनाशक हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है दोस्तों? तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, डॉप्सन में। किस में नापते हैं दोस्तों ओजोन की मोटाई? डॉप्सन में। 29 देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, तो ये दोस्तों नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में, ठीक है। चलिए 30 देख लेते हैं। कह रहा है BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है। अब पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ लो, जैसे पानी है, ठीक है। अब इस पानी में जितना ऑक्सीजन घुलता जाएगा उतना ही पानी के लिए अच्छा होगा, है ना, क्योंकि अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं हो तो मछली सांस नहीं ले पाएंगी। तो ये जो BOD होता है वो किस चीज़ का मापक होता है? जल में उपस्थित ऑक्सीजन का, जल में अकार्बनिक पदार्थ का, ये तो ऐसे ही बता दिया मैंने अभी आपको, जल में कार्बन पदार्थ का, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? जल में कार्बन पदार्थ का। अब एक चीज़ समझो, अगर पानी में कार्बन पोल्यूटेंट बढ़ता जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम होती जाएगी, मतलब जो उसका ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा। कैसे? ऐसे समझो, जैसे पानी है, ऊपर कार्बन की लेयर जम गई तो सूरज की धूप अंदर जाएगी नहीं। अब सूरज की धूप ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो कम होता चला जाता है ना, तो ये दिक्कत आती है। तो BOD का मतलब होता है, मतलब मापक होता है जल में कार्बन पदार्थ का, ठीक है, कि जल में कितना कार्बन पदार्थ घुला हुआ है, इस चीज़ को देखता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिए। चलो 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन सा एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है ये बताना है आपको, तो बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब मृदा, जल, वायु, बिजली, ये तो एकदम बच्चों वाला था। बिजली दोस्तों प्राकृतिक थोड़ी है। दोस्तों 32 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। जैव निम्नीकरण वेस्ट, या इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, जैव निम्नीकरण वेस्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या जैव निम्नीकरण वेस्ट है? तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन की जो लेयर है वो कम होती थी। ओजोन में रिक्तता UV किरणों से रक्षा करती है क्या? ये भी गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र सौर ऊर्जा से चलता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इकोसिस्टम हमारा सोलर एनर्जी पे ही डिपेंड है पूरा, ठीक है, तो ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों 33 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है दोस्तों? ठीक है, कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? एक सेकेंड दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो जैव विविधता होती है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, ये कौन से ऑर्गेनिज्म की होती है? तो ये दोस्तों फंजाई, कवक की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। डायरेक्ट ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। कवक क्या हो जाएगा? कवक, या इंग्लिश में फंजाई। 34 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? ठीक है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है, मतलब कहने का है कि जो इकोसिस्टम है उसके लिए क्या चीज़ एकदम सही है? तो दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, मतलब बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी, ओनली फ्लो ऑफ एनर्जी, या मतलब केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिजों का चक्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या सत्य है दोस्तों इसके लिए? तो दोस्तों ये दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। अब देखो, जैसे एक चीज़ समझो, ये बता देते, ये घास है, ये ग्रास हो गई, ठीक है। अब ये बकरी हो गई, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, ये दोस्तों ग्रास है, ग्रास को खाएगी लेट सपोज बकरी, ठीक है। अब इसने, बकरी ने घास को खाई तो एनर्जी इधर से गई। अब इस बकरी को मैं खा लूँ अगर, मतलब मैं तो ब्राह्मण आदमी, मैं तो खाऊंगा नहीं, लेट सपोज कोई मांसाहारी खा ले इस बकरी को, तो ये एनर्जी इधर आ गई। अब इसको कोई तो खाएगा नहीं, अब ये आगे देखे जाके सारी एनर्जी चली गई। अब वो वापस से मिलेगी, वापस से कार्बन न्यूट्रिशंस बनेगा, वापस से ये सब चलता रहता है ना। तो मतलब एनर्जी भी फ्लो होती रहती है और ये सारा न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड होता रहता है। जैसे देखा है ना, होगा ना आपने, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, तो ये सब घूम के वापस जो हम करते हैं ना, कर्मा इज अ डैश, तो वो सब वापस आता रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? ठीक है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों तारापुर में करा गया है। कहाँ करा गया है दोस्तों? तारापुर में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? ठीक है,
मृदा क्षरण का कारक कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वायु, जल या वन उन्मूलन या मरुस्थलीकरण। तो मृदा क्षरण का कारण दोस्तों इसमें से मरुस्थलीकरण नहीं होता है दोस्तों। जो सॉइल इरोजन है अब वो डेजर्टिफिकेशन की वजह से थोड़ी होता है। अब ये मान लो कोई पहाड़ है या कोई विंड, मतलब कोई मिट्टी का जो क्षेत्र है, हवा चलेगी तो मिट्टी कटने लगेगी ना। पानी बहेगा तो भी देखा होगा मिट्टी पहाड़ों से कटने लगती है ना। अब अगर जंगल ही काट दोगे तो सारी मिट्टी खुल गई, पानी बरसेगा तो मिट्टी बहने लगेगी, है ना। पर जंगलों, ये जो मरुस्थली होता है राजस्थान, रेगिस्तान, इससे थोड़ी मृदा क्षरण होती है ना, तो ये नहीं होगा। 37 देख लेते हैं। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स ये किससे संबंधित है दोस्तों? पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि को लियोपोल्ड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन, है ना, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड गवर्नमेंट चलाती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों लियोपोल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। तो 38 कह रहे हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जनपद चंदौली में है, जनपद चंदौली में पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये कह रहा है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र। इनमें से कौन सा दोस्तों गलत है ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका बलरामपुर में नहीं है, ये आपका लखीमपुर खीरी में है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी, है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास ये पड़ता है। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। चलिए हाँ, ये देखो इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मैलानी के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। ठीक है, 4.5 घंटे की ड्राइव, तो पूरा आप घूम भी सकते हो, देख सकते हो। लखीमपुर में याद रखो फिलहाल, कहाँ है? लखीमपुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ये बताना है। ठीक है, एमपी में कौन सा नहीं है? अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डोबरी। तो अभी बताया अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में, ये एमपी में नहीं है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय डोबरी ये सब आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। 41 क्या कह रहा है? एक सेकेंड, चलिए 41 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? ठीक है, स्थलीय का मतलब पर्वत, सागरीय, निम्न स्थलीय या आर्द्रशुष्क। तो दोस्तों सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र ये स्थल का थोड़ी पार्ट हो गया, है ना। स्थल का पार्ट ये कैसे हो सकता है? ये वाटर का हो जाएगा, है ना, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है, ये मरीन इकोसिस्टम हो जाएगा, या यूं कहें जो जल में होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों हम लोग 42। पार्वती अर्गा रामसार स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। दूसरा, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा पार्वती आर्गा रामसार स्थल उत्तर प्रदेश के गोंडा में है और एक पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की चीज़ें ज़रूर याद रखा करो, यूपी जीके में बहुत आती हैं। चलिए 43 देखते हैं। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया है दोस्तों? ठीक है, भारत ने कौन सा अधिनियम पूछ रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ये पास किया है 2001 में। कब करा है दोस्तों? 2001 में करा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है दोस्तों? कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो अभी बताया कोरिंगा। कौन सा? कोरिंगा दोस्तों। ठीक है, तो कोरिंगा जो है ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। गोदावरी नदी जहाँ डेल्टा बनाती है वहाँ पे है जो, उसको कोरिंगा बोलते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रामसार आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसार आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? ठीक है, मतलब इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो रामसार वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों जो भारत में है कि किसी राज्य में? होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, सो मोरिरी झील और वुलार झील। तो दोस्तों पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य ये दोस्तों
भारत के राज्य में है। कौन से राज्य में है दोस्तों अगर पूछे तो ये दोस्तों आपका पॉइंट कैलिमरे की अगर बात करें ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, जो कि रामसार वेटलैंड साइड है। 46, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया दोस्तों? कब लागू किया गया? व्हेन वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? ये दोस्तों भारत ने करा है 2008 में। कब करा है? 2008 में। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा कफ हो गया मुझे। तो दोस्तों भारत, फिर से बता दे रहा हूँ, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया गया 2008 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान किस स्थान पर स्थित है? कौन सा? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, ये कहाँ पे है? तो हमारे प्यारे लखनऊ में है। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। 48 कह रहे हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या क्या मध्य प्रदेश में है? दूसरा कह रहा है वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो दोस्तों पहला बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय उद्यान एमपी में सबसे ज़्यादा है, 11 के आसपास हैं, 10 या 11 हैं, कमेंट में देख के बताइएगा, शायद 11 ही है, कन्फर्म है ये। और वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या ये अंडमान निकोबार में, यानी इसके दोनों ऑप्शन सही। 49 देख लेते हैं। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है दोस्तों? ठीक है, मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो जो डिक्रीज होती जा रही है प्रोडक्टिविटी की सबसे ज़्यादा कहाँ पे भैया? उत्पादकता, मतलब हाँ उत्पादकता ही बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको पता है मैनग्रूव जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है ना, सबसे ज़्यादा मैनग्रूव की होती है। तो यहाँ मैनग्रूव 2 जगह है। मैनग्रूव के बाद क्या सागर होगा? नहीं, सागर तो बहुत सा लाइन होता है, घास का मैदान होगा, और फिर झील, और फिर सागर है ना, सबसे कम सागर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैनग्रूव सबसे प्रोडक्टिव, फिर घास का मैदान, फिर झील, और फिर सागर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आ सकता है फिर से। चलिए 50 देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो गया है दोस्तों? मतलब क्या है ये बताना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम जीवाश्म ईंधन के बाद बात करें तो दूसरे नंबर पे जो है भारत में वो है जल विद्युत ऊर्जा। कौन सी? जल विद्युत ऊर्जा, जो हम लोग हाइड्रो पावर बनाते हैं ना, ये दूसरे नंबर पे आती है। और पहले नंबर पे आपकी कौन सी आती है? फॉसिल फ्यूल से जो हम बनाते हैं कोल ओल वगैरह से ना, तो ये आती है जल विद्युत ऊर्जा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। कह रहे हैं नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। अब नदी है, उसमें अगर जल का प्रदूषण है कितना, ये कैसे नापते हैं? जल में घुले क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुले ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, या जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो दोस्तों अभी बताया था ना आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, तो जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है। अगर जल में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन है ना, यानी पानी उतना प्योर होता है, पानी उतना प्योर होता है कि साफ है भैया, सन की अच्छी आ रही है, ऑक्सीजन अच्छी है। और जल में जितनी कम ऑक्सीजन होगी उतना ही जल प्रदूषित होगा, क्योंकि कार्बन कंटेंट या ऑर्गेनिक मैटर जो है पानी के ऊपर बढ़ जाता है, जिससे सन की जो रे होती है, सूर्य की किरणें, वो जा नहीं पाती ज़्यादा अंदर तक, है ना। तो जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा से पता चल जाता है। चलिए माफ़ कीजिएगा एक, चलिए क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? ये बताना है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक जो होता है इसका मुख्य सोर्स क्या है, मतलब ये कहाँ से निकलता है दोस्तों? ठीक है, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से, ऑटोमोबाइल से, तेल की रिफाइनरी से, या ताप विद्युत संयंत्र से। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, ये सड़ते हुए वनस्पति जो होती है, मतलब जो वेजिटेशन होता है, वेजिटेबल होता है, डीके होती है, टूटती है, एनिमल मैटर होता है, उनसे निकलता है ये, ठीक है। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। कह रहे हैं मैचिंग करनी है भारत वर्ष में अधिनियमों के नाम और किस वर्ष ये आए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ना, और ये शायद आपको याद भी होंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हर साल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम, तो दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ये 1980 में आया था।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया था, बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ये भी सही मैच है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये 1974, ये भी सही। यानी 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये नियम जरूर याद रखना कब आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलो 54 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। प्राइमरी एनर्जी मतलब कहने का है प्राथमिक ऊर्जा, ये ज्वरीय शक्ति, या इसको ज्वरीय का मतलब ना समझ में आया, ज्वारी तो टाइडल पावर पता होगा आपको, जब समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो क्या ये उससे निकलती है प्राइमरी एनर्जी? गलत है दोस्तों ये, क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा का सोर्स ज्वरीय ऊर्जा मतलब जो टाइडल पावर है ये नहीं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा ये जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे ये तेल है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, और आपका जीवाश्म ईंधन जैसे होता है ना, आप और ले लो न्यूक्लियर एनर्जी ले लो, इन सब से आप दूसरी बिजली, मान लो फॉजिट कोल है आपका, ठीक, कोयला ले लिए, कोयला एक प्राथमिक ऊर्जा है, मतलब अब इससे आप द्वितीयक ऊर्जा बना सकते हो। कैसे? प्लांट लगा के थर्मल पावर प्लांट बना सकते हो, है ना। तो ये ज्वरीय शक्ति गलत हो जाएगा। बाकी ये वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस सही है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा, ये सब सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है दोस्तों भारत में, ये बताना है। अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान। ठीक है, तो दोस्तों पश्चिमी घाट, ये अभी ऊपर मैंने आपको बताया था ना, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। चलिए, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया भैया? मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन तो ये करा है दोस्तों F.E. क्लेमेंट्स ने। F.E. क्लेमेंट्स, ठीक है, किसने करा? F.E. क्लेमेंट्स, नाम याद रखिएगा। 57 नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो ये कौन निकालता है दोस्तों? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये निकालता है आपका जर्मन वॉच। कौन निकालता है? जर्मन वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, जर्मन वॉच निकालता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। क्वेश्चन 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से ही प्राप्त होता, मतलब टोटल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, हाइड्रो पावर बिजली बनाने के लिए। कौन सा ऐसा देश है दोस्तों? ये है दोस्तों नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर 99%, देख लो, कोई कार्बन इमिशन नहीं होगा। चलो 59 देख लेते हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है दोस्तों? पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर से अस्तित्व में है। ये स्टेटमेंट सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण की तीनों डेफिनेशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 क्या कह रहा है? सतत विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है दोस्तों? सतत विकास किसके संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय? तो दोस्तों देखो, सतत विकास तो आपको पता है ना, सतत विकास होता है कि आप जो भी अभी आपके पास मौजूद है उसका ऐसा इस्तेमाल करें कि भविष्य के लिए भी वो बचे, प्लस इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन का विषय है दोस्तों। किसका है? प्राकृतिक संसाधन। जो भी आपके पास प्राकृतिक संसाधन है उसका आप अच्छे से अच्छा यूज करें, भविष्य में बचा के भी रखें उसको, पल्यूटेड ना करें उसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 61। क्या कह रहा है 61? कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा? श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो दोस्तों देखो, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाएगा प्रकाश संश्लेषण। ये आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि पौधे जो होते हैं वो तो ले लेते हैं ना सारा, जितने आप पेड़ लगाओगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेंगे ना। पेड़ लगाना तो अच्छी बात है, उतना ही CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन आपको प्रदान करेंगे ना। तो ये हो जाएगा इसका। चलिए 62 देख लेते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है दोस्तों? सौर विकिरण की मतलब सोलर रेडिएशन की
तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों जल चक्र में। किसमें? जल चक्र में। कैसे? अगर सूरज ही नहीं होगा दोस्तों तो वाष्पीकरण इवापोरेशन कैसे होगा, और जब तक इवापोरेशन नहीं होगा दोस्तों वर्षात होगी नहीं, पानी आगे नीचे पृथ्वी तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो सौर विकिरण का जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, चलिए 63 देख लेते हैं। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र में या तापक्रम में। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करती है दोस्तों? वर्षा की मात्रा ये दोस्तों डिपेंड करती है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, या यूं कहें तो वायुमंडल में कितनी नमी है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी तभी होगी उस जगह पे जहाँ पे इवापोरेशन होगा, है ना। तो ये वर्षा निर्भर करेगी कहाँ पे कितनी नमी है वायुमंडल में। ठीक है, 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? कौन सी नोबल गैस वायु में, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर की एयर में नहीं पाई जाती दोस्तों? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे एटमॉस्फेयर में रेडॉन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाई जाती है। ठीक है, रेडॉन नहीं पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। तो हीलियम, आर्गन, नियॉन ये तीनों पाई जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आराम से इसको करोगे ना बहुत हेल्प होगी। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको इन्हीं में से मिल जाते हैं। इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि 65 में कर रहा है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ठीक है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या समझते हैं आप? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण होना। ठीक है, मतलब मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, दूसरा ऑप्शन है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिमाण स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, तो ये दोस्तों तीनों ही सही हो जाएगा। पर्यावरण अपकर्ष समझ रहे हो आप ना, कि इन्वायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेडेट हो रहा है, खराब हो रहा है ना। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? इन्वायरमेंट के सारे गुण जो है वो खराब होते जा रहे हैं। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन आ रहा है, और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिमाण स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये चारों ही सही है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है दोस्तों? ये बताना है धारणीय कृषि का अर्थ। ठीक है, क्या कहता है धारणीय कृषि? धारणीय कृषि का मतलब आत्मनिर्भरता, नंबर 1। सस्टेनेबल हिंदी में बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, बिल्कुल सही बात है, सी सही है दोस्तों। कि धारणीय कृषि ऐसी होती है कि भूमि का इस प्रकार यूज़ करो कि उसकी जो गुणवत्ता है वो वैसे ही बनी रहे आगे के लिए भी। ठीक है, तो उसी को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ? 2005, 2000, 1999 या 1997 में दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, आपको पता हो अगर, जो पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट हुआ था 1992, अब उसमें 5 ऐड करो कितना आ जाएगा? 1997। ठीक है, तो ये कब हो जाएगा? 1997 में हो जाएगा। याद रखिएगा, अर्थ समिट +5, 1992 +5। ठीक है, चलो 68 देख लेते हैं। 68 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नागपुर में 1958 में, 1958 में नागपुर में। ठीक है, 69 देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। दुनिया में पूछ रहा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, याद ज़रूर रखना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, या हिंदी में कहें तो विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जेनेवा। ठीक है, चलो 70 देख लेते हैं। कह रहे हैं UNEP का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, 1 नंबर क्वेश्चन। UNEP का कहाँ पे है मुख्यालय? तो UNEP का मुख्यालय है दोस्तों आपका जेनेवा, काठमांडू, नैरोबी या न्यू दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है आपका, बताइए कहाँ होगा? सोच सकते हो आप। नैरोबी में होगा दोस्तों। कहाँ पे है UNEP का हेडक्वार्टर? नैरोबी, केनिया की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, चलो 71 नंबर देख लेते हैं। लगातार आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिए, सारे याद हो जाएंगे। देखो, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, कौन सा? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों ग्रीन पीस का? एम्स्टर्डम, कैनबेरा, ओटावा या नागासाकी? तो ये दोस्तों नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में पड़ेगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ पड़ेगा? एम्स्टर्डम में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु
पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो ये अभी मैचिंग में देखा था हम लोगों ने दोस्तों 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 73 देख लेते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। वन नीति, ये ईयर बताइए, अभी मैंने ऊपर बताया था वन नीति कब आई थी। पर्यावरण अधिनियम, ये तो लिखा ही हुआ है। औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, ये दोस्तों पर्यावरण संतुलन के लिए चारों ही सही हैं, चारों ही बिल्कुल सही। देखो शिक्षा नीति, जब आप किसी को शिक्षित करोगे तभी तो उसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे इन्वायरमेंट का यूज़ करना है, तभी तो बता पाओगे ना, है ना, जितना ज़्यादा लोगों को शिक्षित करोगे। तो ये चारों ही सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। अभिकथन और कारण बताना है दोस्तों। ठीक है, चलो। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति जो है वो जलवायु का सही सूचकांक कह रहा है। क्या ये बात सही है? क्योंकि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। जल के जो प्रिय पौधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र जलवायु में। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगी, ये इसकी व्याख्या भी करेगा, मतलब ये दोनों सही है। क्योंकि जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन है वही तो बताएगी ना। जैसे ही आपका प्राकृतिक वनस्पति खराब होने लगी, इसका मतलब क्या है? आप तो उसमें कुछ रोल प्ले कर नहीं रहे हो प्राकृतिक वनस्पतियों को उगाने में, वो प्रकृति द्वारा हो रही ना। अब वो खराब अगर होगी तो यानी क्या हो रहा है? जलवायु खराब हो रही है। जलवायु क्या हो रही? खराब हो रही है ना। सही है इसका ये। ठीक है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ये अभी हम लोगों ने करा था ऊपर ना, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है ना, इको फ्रेंडली, नाम से ही पता चल रहा है इको फ्रेंडली। ठीक है, तो काफ़ी आसान था ये, ऐसे आसान क्वेश्चन में मिल जाता है। चलो, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया? ये देखो वापस से वही मिल गया आपको ना, उसी को उल्टे फॉर्म में पूछ लिया। इको मार्क बोल दो आप और अपना 1 नंबर ले जाओ। चलो, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण क्यों हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या सभी? तो दोस्तों ये सभी के लिए ही हानिकारक है ना। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण जितना करोगे आप तो ये सब इन सब के लिए हानिकारक है। चलो, हरित विकास का लेखक है। हरित विकास किसने लिखा है दोस्तों? तो हरित विकास के लेखक है एम निकोलसन। कौन है? एम निकोलसन। हरित विकास एम निकोलसन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। कह रहा है ग्रीन वॉश इंगित करता है, किसको इंगित करता है ग्रीन वॉश दोस्तों? झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। बिल्कुल दोस्तों, ग्रीन वॉश का मतलब पता है क्या होता है? कि प्रमोट करना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, फॉल्स मतलब पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ये करंट में बहुत प्रचलित वर्ड है ग्रीन वॉश, तो इसको याद रखना। ग्रीन वॉश इसमें क्या होता है? फेल प्रोमिसेस करना कि हाँ हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन 80 देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 जून। 81, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के सब्जेक्ट में गलत लिखा हुआ है? ठीक है, चलो, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। पहली बात बिल्कुल सही है भाई, जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, मतलब ये खुद ही प्रोडक्टिव होता है। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है दोस्तों। बंद होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र चलेगा कैसे? ये एकदम खुला हुआ तंत्र होता है। कैसा होता है? ओपन होता है, तभी तो ये तंत्र आगे चल पाता है ना। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। और यह प्राकृतिक संसाधन होता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब समझे ना, एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब समझ लो। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे समझ लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप एग्ज़ाम दोगे, फिर एग्ज़ाम वाले अगर आपने एग्ज़ाम पास करा वो आपको नौकरी देंगे। तो ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है ना ऐसे ही। अब इस इकोसिस्टम को बंद कर देंगे तो आएगा कैसे कोई यार? मतलब पेपर कैसे देगा कोई बच्चा, है ना? कोई नौकरी कैसे पाएगा? तो इकोसिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता, इकोसिस्टम हमेशा खुला रहेगा। अब उस इकोसिस्टम में गलत चीज़ें भी आ सकती हैं। हो सकता है अब इस इकोसिस्टम में, परीक्षा वाले इकोसिस्टम में नकलची घुस जाए और उस पेपर को ख़राब कर दें, है ना? तो ये हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि इकोसिस्टम ही बंद हो जाए, है ना? तो ये एक बंद तंत्र नहीं होता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, चल 82 नंबर देख लेते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन व द्वयी अभिकथन कारण बताना है दोस्तों। ठीक है,
सबसे पहला है जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है दोस्तों। जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि भैया बंद तंत्र तो हो ही नहीं सकता है ना, तो ये तो सही है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। नहीं हो सकता क्या होता है, जब खुला तंत्र है तो वो वापस से क्या हो जाएगा, रिप्लेस होता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी सही है इसका। काफ़ी आसान रहते हैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होती होगी इसमें लोगों को। चलो, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, ठीक है। ये बताना है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम भाई दुनिया में कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा। हाइड्रोस्फीयर, बायोम, या जिसको जीवोम कहते हैं, स्थल मंडल या जैव मंडल। तो सबसे वृहद जो है दोस्तों वो कौन सा है, वो है आपका जैव मंडल। जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर। क्यों? क्योंकि देखो, पानी जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल, आपका स्थल मंडल, ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और एक हो गया आपका बायोम। इन तीनों से मिलके ही बनता है ना, मतलब जल, पृथ्वी, वायुमंडल सुना होगा, एटमॉस्फेयर, इन सब से मिलके ही तो बनता है बायोस्फीयर ना। तो ये सबसे वृहद होता है, ये सबसे वृहद, सबसे जगह यही पाया जाता है, ठीक है। 84 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक का जैविक संगठन का सही क्रम है। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक का एकदम सही संगठन, नहीं इससे ऊपर वाला बच गया क्या, एक सेकंड दोस्तों। नहीं हो गया, सारा हो गया, ठीक है ठीक है, सही है। कह रहे हैं अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, ठीक है, बता देते हैं इसको। जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय या भूदृश्य। भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। तो दोस्तों देखिए, जीव से जैव मंडल तक का अगर बात करें, एकदम सही क्रम जो होगा वो जनसंख्या। फिर वो जनसंख्या क्या बनाएगी, समुदाय यानी कम्युनिटी। फिर वो कम्युनिटी मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम बनाएंगे, और फिर लैंडस्केप यानी भूदृश्य होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी ये बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 85 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है, ये बताना है। धान का क्षेत्र, वन, घास का मैदान या झील। अरे ये तो बहुत आसान है, धान का क्षेत्र दोस्तों, इसको तो हमने खुद ही बनाया ना, मतलब धान लगाया, पानी भरा उसमें, तो ए हो जाएगा। चलो 86 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है दोस्तों। कौन सा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम, देखने से पता चल रहा है समुद्र हो जाएगा। इतना बड़ा इकोसिस्टम आज तक हमें पता ही नहीं चला होगा कि क्या, कौन किसको खाता है, कितनी टाइप की प्रजातियां हैं, है ना, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। चलिए 87 नंबर देखते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, कि जो सबसे स्टेबल है आज तक का, है ना, ये कौन सा है भैया, जिसमें मतलब किसी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है। सागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थली। तो दोस्तों सबसे स्टेबल रहता है सागर, क्योंकि इतनी वैरायटीज़ है ना, अब एक को नहीं खाने कुछ मिलेगा, वो दूसरा उसके पास अवेलेबल होगा, है ना। तो सागर जो है सबसे स्टिल है, मतलब स्थिर है, स्टेबल है, ठीक है। तो 88 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, ठीक है, किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है दोस्तों, ये बताना है। लकड़ी काटने से, सामाजिक, वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। तो दोस्तों देखो, जब आप लकड़ी काटेंगे मतलब क्या करेंगे, जंगल को काटेंगे। अब जंगल को काटेंगे तो वहाँ से आपकी प्रजातियाँ भी कई लुप्त होंगी, सॉइल इरोजन होने लगेगा, मतलब जो मिट्टी है वो भी दूषित होने लगेगी, पानी भी खराब होने लगेगा, जल का जो चक्र है वो भी खराब होने लगेगा, है ना। तो सब संतुलन बिगड़ेगा लकड़ी काटने से, ठीक है। चल मतलब जंगल काटने से। चलो 89 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधी नहीं है, ठीक है, किसका पारिस्थितिकी तंत्र से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। चलिए, जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या आपका वन्यजीव सुरक्षा, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से पारिस्थितिकी तंत्र का कोई लेना देना नहीं है, है ना। माफ कीजिएगा दोस्तों, कोल्ड बहुत ज़्यादा है, सॉरी। तो सी हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से कोई संबंध ही नहीं है ना, वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट अलग चलता रहेगा। चलो 90 नंबर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 90 देख लेते हैं। कह रहे हैं एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यार ये बचपन में फूड चेन पढ़ी होगी, घास, है ना। फिर इस घास को खाएगा कौन, ग्रास होपर मतलब टिड्डा। अब इस टिड्डे को खाएगा कौन,
मेढक। अब इस मेढक को खाएगा कौन? सांप, है ना, यानी स्नेक। अब अगर कहते हैं ना कि अगर ग्रास होपर जो है, अगर ग्रास होपर हट जाए तो घास बढ़ने लगेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अब घास बढ़ने लगेगी, ग्रास होपर है नहीं, तो फ्रॉग खाएगा क्या? फ्रॉग घास तो खा नहीं पाएगा, है ना, तो फ्रॉग मरने लगेगा। अब फ्रॉग मरने लगेगा तो सांप क्या खाएगा? बेचारा सांप भी मरने लगेगा। तो ऐसे करके इकोसिस्टम कहते थे खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा सही क्रम, ठीक है। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, यानी ए हो जाएगा। चलिए, तो 91 कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में से निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? ठीक है, बहुत आसान है। प्राथमिक उपभोक्ता तो पता होगा ना आपको, ऑटोट्रॉप, है ना, मतलब जो पेड़ होते हैं, फिर पेड़ को खाता है कोई कंज्यूमर तो उसको प्राथमिक बोलते हैं, उसको कोई खाता है द्वितीयक बोलते हैं, फिर तृतीयक आ जाते हैं, ऐसे, ठीक है। मतलब चींटी क्या है दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता है। बिल्कुल दोस्तों, चींटी क्या खाती है? यही सब तो खाती है। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब अपना फूड ये खुद तो बनाती नहीं, है ना। चींटी हो गया। हिरन हो गया दोस्तों, है ना, ये भी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, मतलब पेड़ पौधे ही तो खाता है ना। तो चींटी और लोमड़ी और बाघ, अरे बाप रे बाप, ये थोड़ी ये सब खाते हैं, ये तो इंसान खा जाए, है ना। तो यानी ए हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधे ये सब खाते हैं। चलिए, 92 देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है दोस्तों? मानव तो नरभक्षी है। मानव क्या है दोस्तों? केवल प्राथमिक उपभोक्ता, निर्माता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों मानव देखो प्राथमिक उपभोक्ता भी है, द्वितीयक भी है। भाई हम लोग देखो ना, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और हम लोग जानवर भी खाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही इसमें बी और सी हो जाना चाहिए। 93 समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो समुद्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो इसको याद रखना, प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। चलिए, 94 में कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? जो पारिस्थितिकी तंत्र के सब घटक हैं, गाय, शेर, बाघ, हरे पौधे, उत्पादक कौन है? तो बच्चों को भी पता होगा भैया, हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये उत्पादक हो गए, ठीक है। डी हो गया ऑप्शन। 95 जैविक तथा अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, है ना। हिंदी में वर्ड अजीब रहता है। जैविक तथा अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का जो काम करता है उसको क्या बोला जाता है? उत्पादक बोलते हैं दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोला जाता है, ठीक है। या यूं कहें तो इसको क्या बोलते हैं? उत्पादक को मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हो आप, है ना। तो जैविक तथा अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों कार्य करने वालों को क्या बोला जाता है? उत्पादक बोला जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। स्वपोषी स्तर पर जो उत्पादन होता है उसको प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। मतलब प्रोडक्शन जो है ऑटोट्रॉफिक लेवल, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल उसको प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है दोस्तों। परपोषी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो होस्ट लेवल प्रोडक्शन है ना, बिल्कुल। अब वो अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, वो दूसरों पे डिपेंड है ना, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 97 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र और वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? तो दोस्तों हरे पौधे जो होते हैं ये एक पारिस्थितिकी तंत्र में तो होते हैं ना। तो हरे पौधे जो है ग्रीन प्लांट, ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 98 देख लेते हैं। 98 क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? किण्वन में उत्सर्गित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, या सौर ऊर्जा, या उपयोग में से कोई नहीं। तो प्राथमिक तंत्र मतलब समझे अब क्या हुआ? प्राथमिक तंत्र का मतलब हुआ आपका जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। मतलब सबसे पहले एनर्जी आती कहाँ से है? किसी चीज़ में, जैसे पेड़ है, ठीक है। पेड़ को खाने वाले आपके डियर हो गए, डियर को शेर खाएगा। अब पेड़ में एनर्जी कहाँ से आती है? सूर्य से आती ना। प्राइमरी सोर्स तो सूर्य ही है ना। सौर ऊर्जा ही सबका प्राइमरी सोर्स है एनर्जी देने का। बाद में उससे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक डायरेक्शन में, वापस एनर्जी कभी नहीं आती है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा प्राथमिक सोर्स है। चलिए क्वेश्चन 99 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है।
जैवमंडल में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऊर्जा जाएगी, दोबारा नहीं। तो ये तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। मतलब ये होगा जैसे घास है, घास को खाया हिरन ने, हिरन के पास एनर्जी आई। हिरन को शेर ने खाया, शेर के पास एनर्जी आई। अब शेर से एनर्जी इधर थोड़ी चली जाएगी हिरन के पास, हिरन से वापस थोड़ी आ जाएगी। एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो एक दिशी ही होता है, ये मतलब यूनी डायरेक्शनल ही होता है। तो ये ही सही है, ठीक है, यही सही है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है उस ऊर्जा का? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, या बढ़ भी सकती, घट भी सकती। तो देखो दोस्तों, हमेशा ऊर्जा घटती है एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे में जाती है। मतलब मान लो हिरन है, अब हिरन को शेर खाएगा। अब लेट्स सपोज हिरन ने खाया था घास, हिरन ने क्या खाया था? ग्रास खाई थी हिरन ने। अब हिरन को मान लो 100 यूनिट की एनर्जी मिली थी। अब हिरन ने 100 यूनिट एनर्जी ली, क्या वो 100 वैसे ही स्टोर रखेगा क्या? अब शेर उसका शिकार करने आएगा तो दौड़ेगा, भागेगा, सांस लेगा, तो वो एनर्जी कुछ लॉस भी करेगा। तो यही होता है, 90% एनर्जी वो खुद यूज़ करेगा, माफ़ कीजिएगा, 90% एनर्जी वो खुद यूज़ करेगा। मतलब 100 का जो है 90% वो खुद यूज़ कर लेगा, यानी 90 यूनिट। जो शेर को मिलेगी ना वो 10 यूनिट एनर्जी ही मिलेगी। अब शेर को जो खाएगा तो शेर भी इसका 90% यूज़ कर जाएगा, मतलब 1 यूनिट ही उसको मिलेगी। इसलिए कहा जाता है जो अंतिम उपभोक्ता होता है ना, उसके पास एनर्जी कुछ नहीं बचती है ना, उसको एनर्जी के मामले में ठुल्लू मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एनर्जी हमेशा घटती है। 10% लॉ आपको पता होगा, 10% एनर्जी ही मिलती है। कितनी मिलती है? 10%। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं, ठीक है, 100 करा रहा हूँ। अब मुझे ये पहला वीडियो, इसलिए मैं हमेशा यही करता हूँ, पहले वीडियो में जनता जनार्दन की राय चाहिए होती। अब ये बताओ, क्या एक ही पार्ट और ला के निपटा दूँ, क्योंकि क्वेश्चन है 450 तक, ठीक है, या 3 पार्ट में करा दूँ? ये मुझे सजेशन चाहिए। 100 कराए हैं, अगले वीडियो में क्या 350 करा दूँ, या वही आपका 150 करके करा दूं, है ना? ये मुझे बताइए ज़रा, है ना? तो ये 100 क्वेश्चन अच्छे से अच्छा 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।